सर प्लीज मैं कम इन। रोशनी हटा लो बेटा और जहाँ है मिस्टर अनंत प्रकाश तिवारी। सर तेजस्वी प्रकाश अच्छा फादर का नाम। रहने वाले कहाँ का बेटा? सर लखनऊ गाँव में मूल निवासी। मूलतः कि कहीं बाहर के रह के आके लखनऊ बस गए? नहीं सर, बचपन से मैं लखनऊ में, मम्मी पापा का फैज़ाबाद है। फैजाबाद। तो अब तो फैजाबाद में ही रहेगा। अयोध्या हो गया? हाँ सर अयोध्या में। अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ गया? सॉरी सर नहीं बताएंगे, मतलब राम जन्मभूमि रही है इसलिए, राम जी का जहाँ जन्म हुआ था। राम जी जन्म, अयोध्या का नाम तेरे राम जी का जन्म थोड़े पूछे। अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा? अयोध्या का शाब्दिक अर्थ क्या था? नहीं पता सर। आपका बीटेक किए हो? जी सर। कहाँ से? सर UPES देहरादून से 2017 में। 2017 से अब तक क्या कर रहे हो? सर मैंने 1 साल जॉब की थी वोक्सवैगन में, उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हुआ हूँ और मैंने 2 साल में अपना MA किया है पॉलिटिकल साइंस से इग्नू पे। पॉलिटिकल साइंस? यस सर। तो आप पॉलिटिकल साइंस से किए हो? जी सर। तो संविधान का प्रियम्बल बता दो बस। सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic and to give our citizens justice, social, economic, political, equality of status and opportunity, liberty of faith, expression, belief and fraternity of individual and assuring unity and integrity of the nation. We hereby enact and give ourselves this constitution on 26th November 1949. इस संविधान की रचना किसने की? सर अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संविधान का हमारा संविधान लिखा कर लिया तो उसी ने, जिसने लिखा किसने? सर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अकेले लिखे कि और कोई भी मेंबर? सर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे और 2-3 और मेंबर्स थे। डिफाइन वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड सर ये चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यूरेशिया से लेके यूरोप, अफ्रीका के देशों में ये प्रोजेक्ट्स बना रहा है। इसकी पूरी फंडिंग चाइना के जो गवर्नमेंट बैंक है वही कर रहे हैं और एक तरह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये डेट एक तरह से उन देशों को। कितने कॉरिडोर इसमें बन रहे हैं? सॉरी सर, कॉरिडोर इसमें कितने हैं इस योजना में? सर एक तो मैरीटाइम सिल्क रोड है जिसमें पोर्ट्स बन रहे हैं, ये हमन तोता पोर्ट ये सब, और एक सिल्क रोड है जो सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप जा रही है। तो ये 2 हैं सर मूलतः। उसमें एक चीन पाकिस्तान कॉरिडोर भी है। ये सर सीपेक। भारत उसका विरोध क्यों कर रहा है? सर बिकॉज हमारी वो संप्रभुता के अगेंस्ट जाता कैसे? है सर। POK से पास होता है वो, POK हम क्लेम करते हैं। POK में कौन सा वो हिस्सा है जो अपना है? सर POK में 2 हिस्से हैं, एक तो POK खुद है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान से जा रहा है वो। गुड। यस सर। देश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा था? सर मैं गेस कर सकता हूँ सर, पंजाब। गुड। और ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर दोनों में क्या बुनियादी अंतर है? सर ओवर ब्रिज कोई रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर बनता है ताकि वहाँ ट्रैफिक ना लगे। फ्लाई ओवर ट्रैफिक को कम करने के लिए, नॉर्मल जो हमारी गाड़ियाँ हैं उसके लिए रहता है, थोड़ा ईज़ करने के। फ्लाई ओवर का ऐसा नहीं है, ज़रूरी ही है, बट ओवर ब्रिज बनाना पड़ता है ट्रैफिक रेलवे के मार्ग में ना है इसलिए। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे तरुण गोगोई, जी सर। उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। जी सर। क्या एक चीफ जस्टिस को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना उचित है? सर ये थोड़ा डिबेट का मुद्दा रहा है। जैसे पहले भी हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। तो और एक इसके लिए ये भी आर्गूमेंट दिया जाता है कि जो हमारे चीफ जस्टिसेस हैं वो लीगल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो जब वो डिबेट्स में हिस्सा लेंगे तो वो उसको इनरिच करेंगे और
अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देंगे। तो एक तरह, और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से पूरी राज्यसभा के लिए अच्छा भी हो सकता है ये। बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल विधानसभा के कुल कितनी सीटें हैं? सर 294। पूछे में इस समय समाज की सबसे ज्वलन समस्या कौन सी है? सर मैम महिलाओं का शोषण। और बच्चों के प्रति किए गए अपराध? यस मैम, वो भी है। तो महिलाओं के जो महिला सशक्तिकरण है उसको डिफाइन करिए, वो आप उसको कैसे आप बता सकते हैं कि क्या है ये महिला मैम महिला सशक्तिकरण से मैं समझता हूँ कि महिलाएं अपने फैसले खुद ले सकें और वो इतनी एम्पावर हो सकें कि एजुकेशन, पॉलिटिकल या सामाजिक किसी भी मुद्दे में वो खुद अपने फैसले ले सकें और वो सक्षम हों ये लेने के लिए। तो क्या महिलाएं सक्षम नहीं थी ये फैसले लेने में? मैम जैसे अगर हम देखें साक्षरता दर, तो महिलाओं का अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है। जैसे यूपी में ही महिलाओं का 64% है, पुरुषों का 74% है। तो जब उनकी साक्षरता दर कम है तो वो फैसले लेने में उतनी सक्षम नहीं रह सकती हैं। साक्षरता और ज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है? मैम साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता तो सही है, बट क्या जो महिलाएं हैं वो उस लेवल तक पहुंच पा रही हैं? मैम आज़ादी के 70 सालों में काफ़ी आगे तक पहुंची हैं, हालांकि अभी हमें और भी आगे जाना है। जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है तो उसमें जो बायोकॉन कंपनी है उसकी CEO किरण मजूमदार-शॉ हैं। साक्षरता से आपका तात्पर्य क्या है? साक्षरता मैम लिटरेसी होता है कि कितना पढ़ सकते हैं तो वो सिर्फ है। क्या पढ़ने से क्या वो जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया जी वो मैम। बन सकते हैं सिर्फ शिक्षित होने से? मैम सिर्फ शिक्षित नहीं और उनको ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए उसके बाद। प्रैक्टिकल अप्रोच देना जी मैम। चाहिए, उनको हायर एजुकेशन देना चाहिए। जी मैम। इनकी सुरक्षा को लेकर क्या उपाय होने चाहिए? मैम इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी साथी स्कीम भी लाई है और उनको खुद सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, प्लस जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म्स, ताकि वो महिलाओं की समस्याओं को लेकर और सेंसिटिव बने। क्या आप अपनी बहन को रात को 11 बजे अकेले फिल्म देखने जाने दे सकते हैं? नो मैम, मैं तो नहीं दे सकता। क्यों? मतलब अगर वो खुद जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, पर अगर मेरी राय पूछी जाए तो नहीं, तो आप क्यों नहीं जाना देना चाहते? मैम क्योंकि अभी उतनी सेफ्टी नहीं है। कैसे सेफ्टी नहीं है? आप तो बदला आप तो गवर्नमेंट पे ही उंगली उठा देंगे ना कि सेफ्टी नहीं है। कैसे महिलाएं सेफ नहीं है? मैम उसमें महिलाओं की गलती नहीं है और जो समाज के तत्व हैं तो उनकी। फिर औरों की गलती की सजा आप अपनी बहन को क्यों देंगे कि वो यदि उसका मन कर गया कि आइसक्रीम खाना है और अपनी फ्रेंड के साथ जाके वो आइसक्रीम खाना चाहती है 11 बजे, तो आप क्यों नहीं? उसके पीछे आपकी क्या सोच आपको रोक रही है? नहीं, अगर उनका खुद का मन है तो बिल्कुल जाए, मैं कोई रोकने वाला नहीं तो होता भाई हूँ। तक उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों परमिशन दी? मैम अब वो खुद अडल्ट है, मैं कोई परमिशन देने वाला वैसे कुछ। नहीं, बात अडल्ट की नहीं है, क्योंकि जो भी क्राइम होते हैं उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो बच्ची अडल्ट थी या वो महिला अडल्ट थी या जी वो मैम। वृद्धा अडल्ट नहीं थी, सभी थे। तो उस क्राइम को रोकने के लिए कुछ सोच रहे होंगे, सिक्योरिटी के जी लिए, मैम। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? मैम इस समय सरकार ने पिंक बूथ करके। आप खुद स्तर पे, आप पर्सनल स्तर पे क्या करना चाहेंगे? मैम हर वक्त फ़ोन ऑन रखें और जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ऐसा दिक्कतें देखी गई हैं, मेन रोड से ही गुजरें, जो सुनसान सड़कें वहाँ से ना गुजरें, इसकी कोशिश करें। ऐसा नहीं कोशिश कर सकते कि आप अपनी बहन को सेल्फ डिफेंस ही सिखा दें? जी क्योंकि मैम। मैरी कॉम तो जाएगी 11 बजे रात को, तो उसको तो कोई नहीं छेड़ेगा। जी मैम बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस मैरी भी। कॉम के लिए ये कहा जाता है कि जब उसे लेबर पेन हो रहा था और वो जा रही थी, तब भी 2-4 लोग जो अटैक करने वाले थे पीछे कदम हटा लिया, क्योंकि ये मैरी कॉम जा रही है। और वही आपकी बहन जा रही है तो 2-4 तो छोड़िए, एक बंदा आगे आया और उसने जो कुछ करना चाहा कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन क्या है? जी मैम, वो महिलाओं को कमज़ोर समझ रहे हैं इसलिए तो सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत ज़्यादा है। जी मैम। बाल जो अत्याचार हो रहे, बाल अपराध, इसको आप कैसे बताएंगे? मैम इसके कई आयाम हैं, जैसे एक तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, एक उन्हें चाइल्ड लेबर कराया जाता है, तो और एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है बच्चों को, न्यूट्रिशन की समस्या है। तो यदि आप डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, जैसा कि आपने भरा है,
तो इस चाइल्ड जो बाल अपराध हैं इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? कुछ एक दो कार्य जो आप अपनी तरफ से करना चाहेंगे? मैम, जैसे जो सरकार की तमाम स्कीमें हैं, जैसे मिड डे मील और इन सब में हम कई बार पाते हैं कि बच्चों का स्कूलों में शोषण हो रहा है या उन्हें सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, दाल जो मिल रही है उसमें बहुत मिलावट है, तो इसमें इसको थोड़ी कड़ाई से पालन हो, इसका चेक्स एंड बच्चे को बैलेंसेस। यदि मिड डे मील नहीं मिल रहा है तो क्या वो बाल अपराध है? मैम, एक तरह से बाल अपराध नहीं है, पर जैसे स्कूल में अगर वो गरीब घर से आ रहा है, उसके टीचर उसे उतना सीरियसली नहीं ले रहा है, मारपीट कर रहा है, तो उससे कम किया जा सकता है। बाकी माँ बाप को जागरूक करें। मुझे तो लगता है जब टीचर मारता था तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से सीखता था। जी मैम, बिल्कुल, ये भी एक आयाम है। गुरु का दंड जी तो मैम। बहुत अच्छा माना जाता था, तो मारना तो उसको रोकना। चलिए ठीक है सर, आप कंट्रीब्यूट करिए। मून क्लब क्या है बेटा? सॉरी सर? MUN मून क्लब? सर, ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब है, मतलब मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस क्लब। हाँ, जैसे यूनाइटेड नेशंस होता है उसी के मॉडल के तौर पे डिबेट कराई जाती है उसमें सर। तो सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रेजोल्यूशन पारित करो, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? सर टोटल 15 हैं, 10 टेम्परेरी हैं, 5 परमानेंट हैं। तो अगर कोई रेजोल्यूशन पारित करना हो सिक्योरिटी काउंसिल में, यस सर। कितनी मेजोरिटी चाहिए? सर 2 तरह के रेजोल्यूशन होंगे, एक तो जिसमें वीटो कोई भी ना करे, P5 मेंबर, और मेजॉरिटी से पास हो जाए, और एक को अगर मेजॉरिटी कर भी रहे हैं, वीटो कर भी रहे हैं, तो 7+1 मेंबर हो जाए, मतलब 8 मेंबर कर दें। मतलब वीटो होने के बावजूद पारित हो जाएगा वो सर सिक्योरिटी वो काउंसिल में? सर अगर वो जनरल कंसर्न का है, मतलब अगर वो किसी स्पेशल केस नहीं है, और ये स्पेशल केस क्या है ये भी सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है, तो उनके पास डबल वीटो है। यस सर। अभी श्रीलंका के खिलाफ UNHRC में रेजोल्यूशन पारित हुआ है। यस सर। ठीक है, इंडिया का क्या स्टैंड रहा उसमें? सर हमने एब्सटेन करा, इसमें वोट Abstain नहीं किया। है, लेकिन चाइना ने, इवन शायद श्रीलंका, पाकिस्तान ने दे वोटेड इन फेवर ऑफ Yes, sir. श्रीलंका। तो आपको नहीं लग रहा एक तरफ तो हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यस सर। और दूसरी तरफ हम जब उनका साथ देने की बात आती है तो हम अब्सटेन कर जाते हैं? तो जो हमारा दोहरा व्यवहार है कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट कर रहा है, या जो हमसे बेसिकली USA कह रहा है वो हम कर रहे हैं? उन्होंने कहा अब्सटेन कर दीजिए, हमने अब्सटेन कर दिया। सर इसमें हमारा थोड़ा एक इंटरनल पॉलिटिक्स का भी मुद्दा पड़ता है, जैसे तमिलनाडु में ये सिन्हाला और तमिल इशू है, जैसे श्रीलंका एक सिन्हाला मेजॉरिटी देश है और वहाँ तमिलों के साथ अत्याचार हुआ है। तो अगर इंडिया को लगता अत्याचार हुआ है तो उसके फेवर में वोट करते, श्रीलंका के अगेंस्ट वोट करते। अब्सटेन करने का मतलब तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागना है। आइदर यू आर इन फेवर और यू आर इन अगेंस्ट। या तो आपको लग रहा है कि वहाँ अगर अत्याचार हुआ है, उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, तो आप कहिए यूनाइटेड नेशन को अलाउ करिए, वो उसको सुपरवाइज करें, उसको इंस्पेक्ट करें, या आप कह दीजिए नहीं हुआ है। अब्सटेन करने का मतलब क्या है? सर जैसे ये एरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन था उसको चलते हुए कर रहे हैं। गोल्डन मीन सही है सर। तो क्या था अरिस्टोटल का गोल्डन मीन? सर कोई भी एक्सट्रीम अवॉइड करना। गौतम बुद्ध जी वर्च्यू इज द बेसिकली मिड ऑफ टू वाइसेस। जी सर। चलो बहुत अच्छा। अब ये अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में इंडिया शामिल हुआ है। जी सर। ठीक है। रसिया ने हमारा अपोज किया। यस सर। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा एक ट्रस्टेड फ्रेंड है रसिया, और एक भाई रसिया के अलावा हमारा दोस्ती कौन रहा है सर? तो अगर रसिया भी अपोज कर रहा है, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है? सर फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे मूल सिद्धांत होता है कि कोई भी दोस्त से दुश्मन परमानेंट नहीं होते हैं। तो जैसे अब रशिया की इकॉनमी US सैंक्शंस के चलते चाइना पे बहुत निर्भर हो गई है, और चाइना की इकॉनमी जो 30 साल पहले थी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लगभग 15 ट्रिलियन हो चुकी है। रशिया और हमारी ये 2 ही ट्रिलियन है। तो ये चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस है एक तरह से जो दिख रहा है। आपकी हॉबी क्या है बेटा? सर मुझे घूमना फिरना, ट्रैवलिंग पसंद है, और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करता हूँ। आर्टिकल पढ़ना? जी सर। तो नाम की कोई सिग्निफिकेंस बची है भी? NAM नाम की सिग्निफिकेंस? जी सर, सिग्निफिकेंस है। इनफैक्ट अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसकी समिट में हिस्सा लिया था ऑनलाइन उसके थ्रू। जैसे कोविड में हमारी डिप्लोमेसी है, ये NAM के थ्रू हमने काफ़ी कंट्रीज़ को वैक्सीन्स दी है, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दे या और UN में रिफॉर्म्स हैं,
इन सब के मुद्दों में नैम पे हम लीडरशिप क्लाइमेट कर रहे चेंज के जब भी मुद्दे होते हैं इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, हैं। जी सर। ऐसा क्यों है? लोग कहते हैं कि जो भी क्लाइमेट रिफॉर्म्स हैं, इंडिया ऑब्स्टेकल बना हुआ है क्लाइमेट रिफॉर्म्स के लिए। ऐसा है? पहले तो बताइए ऐसा है या नहीं है, और ऐसा है तो क्यों है? पेरिस कन्वेंशन, ठीक है, या उससे पहले कोपेनहेगन की बात कर लीजिए आप, इंडिया कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मल कंसेंसस था कि सबकी बाइंडिंग टारगेट्स होने चाहिए, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बाइंडिंग जी टारगेट्स। सर। ग्रीन हाउस गैसेस में हम कौन से नंबर पे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में? सर हम यूएसए और चाइना के बाद थर्ड पे हैं। हाँ, EU मान लो तो चौथे नंबर पे हाँ है, चौथे ठीक है। हैं। तो जब हम विश्व में चौथे नंबर पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं, तो क्या हमें बाइंडिंग टारगेट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? सर बाइंडिंग टारगेट्स तो हम लोग ले ही रहे हैं, जैसे पेरिस कन्वेंशन के थ्रू हमने लिए बाइंडिंग हैं। नहीं है, पेरिस में बाइंडिंग कहाँ है? बाइंडिंग है सर? बाइंडिंग नहीं। सर जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं आ नहीं, रहा पेरिस है में बाइंडिंग नहीं मैं देख है, वो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट, यस सर। ठीक है, तो बाइंडिंग नहीं है। क्या टारगेट है हमारे? सर 33% टोटल एनर्जी यूज़ हो हमारा रिन्यूएबल से आए। 33% सर। 2.5 से 3 कुछ मेट्रिक टन का हम जो CO2 का सेक्वेस्ट्रेशन करें, और तीसरा मुझे सर इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंडिया इज अगेंस्ट क्लाइमेट, मतलब इंडिया इज अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज जो भी रिफॉर्म्स होने वाले हैं? सर इसमें 99 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें एक हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आया था कि जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए, इंग्लैंड, ये सब इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं कोल प्लांट के बेसिस पे। इंडिया चाइना का कहना था कि हम उतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाए हैं, तो हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो उस समय तो ये कंट्रीज़ अग्री कर गई थी, पर फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज डील तक आते आते इनका ये कहना है कि इंडिया चाइना भी उन्हीं पैमानों पे उतरे हैं। तो इंडिया का इसमें ये कहना है कि हमें टेक्नोलॉजी या ये सब थोड़ा सपोर्ट की जाए रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। और इनफैक्ट सर अभी रिपोर्ट आई है नीति आयोग की कि इंडिया अकेली कंट्री है जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के जो अपने गोल्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में उसको अचीव करने वाली है, ऑन ट्रैक है। हम पहाड़ों पे जाते हैं, ऊपर में ठंड क्यों लगती है? सर बिकॉज हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है। हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है? क्यों कम हो रहा है भाई, तो पूछ रहे हैं। सर बिकॉज नीचे जो गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर की, वो जो हीट प्रोड्यूस कर रही हैं वो थोड़ा कम है। गैसेस सर हीट प्रोड्यूस करती हैं? सर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट प्रोड्यूस करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस? सर वो हीट को स्टोर कर लेती हैं, मतलब रेडिएट नहीं होने देती हैं एटमॉस्फेयर से बाहर। ऊपर नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस? सर कम है उतना, मतलब जैसे जो व्हीकल्स और ये सब हैं, और बाकी जोग्राफिक रीज़न जो है वो मुझे एग्जैक्ट इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। पूछिए। तेजस्वी, अभी चीन ने जो क्वाड को जो है जी सर। एशियन नाटो कहा है, जी जी सर। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है, एशियन नाटो और क्वाड? सर नाटो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जिसमें अगर किसी एक देश के अगेंस्ट हमला होता है तो हर किसी देश के अगेंस्ट हमला माना जाएगा। क्वाड में ऐसा भी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। अभी क्वाड में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है और जो टेक्नोलॉजी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ऐसा कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट साइन नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से नाटो कहना इसको थोड़ा। अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी बढ़ती है तो क्या ऐसे कोई प्रावधान निर्मित हो सकते हैं इन देशों के बीच? जी सर, अगर समस्या बढ़ती है तो बिल्कुल हो सकते हैं। इस समय इस पर डायलॉग चल ही रहा है। सर डिकोलोनाइजेशन को डिफाइन करो। डिकोलोनाइजेशन सर डीकोलोनाइजेशन एक मल्टीपल एस्पेक्ट है। जैसे कोई कॉलोनियल कंट्री है, उसकी एजुकेशन से लेके सोशल पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट को, कॉलोनियल जो एलिमेंट्स हैं उसको हटाना है। political, I am talking about the political aspect. After the Second World War, decolonization was an obvious incident, और ये जो imperialistic country थे उन्होंने दिया, ये obvious incident थी political point of view से decolonization after Second World War। मतलब ये अपने आप आए थे सर? ये obvious incident थी कि या उनकी कृपा पे आया? सर ये अपने आप थे, नाम के जो लीडर्स थे जो। I am not talking about Indian people. अच्छा अच्छा सर। Entire world. सर मेरी समझ से डीकोलोनाइजेशन खुद ही एक मूवमेंट आया था जब लोगों को रियलाइज़ हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि कितना वो लूज़ कर चुके हैं, और इसमें यूएसए ने भी योगदान दिया। जैसे यूएसए की खुद कॉलोनाइज्ड कंट्री रहा है तो उसने भी इस
जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उस टाइम के प्रेसिडेंट, उनने भी बहुत बढ़ावा दिया। रूजवेल्ट का न्यू डील प्रोग्राम पता? सर न्यू डील प्रोग्राम। सर न्यू डील प्रोग्राम 1920s में यूएसए इकोनॉमिक रिसेशन से 20s में इकोनॉमिक रिसेशन से गुजरा था, तो उसके बाद 30s में आई थी न्यू डील प्रोग्राम। क्या था? सर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब प्रोजेक्ट्स को, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, जहाँ तक मुझे सर ये ध्यान आ रहा है। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल कर गया? सर लीग ऑफ नेशंस में हर देश के पास वीटो था, और जैसे मंचूरिया में जापान ने इन्वेट किया तो ऐसा नहीं था कि हर देश उसे अपोज कर सकता है, जापान तुरंत बाहर आ गया लीग ऑफ नेशन से। कोई एक बॉडी नहीं थी, जैसे अभी P5 है तो उस समय हर किसी के पास वीटो था, तो कोई फंक्शनिंग हो ही नहीं सकती थी। ठीक है सर, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। थैंक यू मैम।